तो कोई भी किसी और के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। तो जो लोग किसी और को गुनाह में देख के गमज़दा हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला इस आयत में उनको तसल्ली दे रहा है कि हर इंसान के गुनाहों का बोझ वो खुद उठाएगा। और कल क़यामत के दिन जब हिसाब किताब शुरू होगा, तो जो इंसान गुनाहों से लदा हुआ होगा ना, अगर वो चाहेगा भी कि अपने किसी रिश्तेदार को, क़राबतदार को या अपने किसी दोस्त को बुलाए मदद के लिए, तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा। और जो लोग बिना देखे अल्लाह से डरते हैं ना, वही लोग सच्चे ईमान वाले हैं और ऐसे लोगों को कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन। यहाँ कभी कभी दुनिया में इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है कि किसी और की वजह से किसी और को सज़ा मिल जाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब अल्लाह उस इंसान को बाइज़्ज़त बरी कर देता है। उसमें टाइम लगता है, हर एक अच्छी चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन क़यामत के दिन आपको सिर्फ़ उसी का हिसाब देना पड़ेगा जो आपने किया होगा। किसी और की वजह से आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। ये आपके रब का आपसे सच्चा वादा है, और जो भी वो वादा करता है कुरान करीम में, यकीन मानिए हर एक वादा उस दिन सच होके रहेगा और आप सिर्फ अपनी हथेलियाँ मलेंगे। तो यहाँ पर दुनिया में आपके पास बहुत सारे सोर्स होते हैं। कोई बहुत अमीर घराने से होता है, तो उसे उस चीज़ का बहुत फ़ख्र होता है कि मैं फ़ला घर से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, तो मैं कोई गुनाह करूँगा या कोई गलती करूँगा तो मुझे बचा लिया जाएगा। बचा भी लिया जाता है। आम तौर पे आप देखें तो जो लोग गुनहगार हैं इस वक्त, वो बहुत इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी सिर्फ यहीं दुनिया में इज़्ज़त वाली है, क्योंकि जो गुनाह करेगा उसको अपने एक एक ज़र्रे का हिसाब कल क़यामत के दिन देना होगा। आप चाहे जिस घर से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे जितने बड़े पॉलिटिशियन घराने से आपका ताल्लुक़ हो, लेकिन कल क़यामत के दिन आपको सारा हिसाब अपना देना होगा। आपके सारे रिश्तेदार वहाँ पे खड़े होंगे, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप। आप जो अपने माँ बाप के लाडले जिगर के टुकड़े हैं इस वक्त ना, तो कल जब क़यामत के दिन हिसाब होगा तो सब दूर खड़े होंगे, आपका हिसाब अकेले होगा। आप ये छुप छुप के गुनाह करते हैं, तन्हाई में जो गुनाह करते हैं, हर एक चीज़ की पकड़ होगी। और एक मोमिन वही होता है जिसकी तन्हाई पाक हो, क्योंकि जब आप भीड़ में होते हैं तो हर इंसान गुनाहों से बचता है, इस डर से कि लोग हमें देख लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम बेइज्जत हो जाएंगे, लोगों में रुस्वा हो जाएंगे। लेकिन हकीकतन वो बंदा सबसे नेक होता है जिसकी तन्हाई पाक होती है। आप अगर तन्हाई में बैठे हैं, तो आप अगर अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक सच्चे मोमिन हैं। तो जो ये अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, जो जिस्म आपको मिला है ना, ये अमानत के तौर पे आपको दी गई है और आपका फ़र्ज़ है कि आप इसकी हिफाजत करें। और एक एक लम्हा, एक एक घड़ी का आप हिसाब किताब रखें कि मुझे उसको सही रास्ते पे चलाना है, क्योंकि हर एक चीज़ की पकड़ होगी कल। आप चाहे जितने बड़े इंसान हो, चाहे जितने आपके पास बड़ी डिग्री हो, या आप चाहे जितना बड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ हो, लेकिन वहाँ पे वही बंदा कामयाब होगा जो अच्छे अमाल करके जाएगा। तो यहाँ पर दुनिया में अमीर और गरीब को जो है अलग अलग दर्जा दिया जाता है। जो अमीर होते हैं उनकी एक अलग कैटेगरी होती है, उनको लोग राह चलते हुए सलाम करते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं ना, उनको लोग छांट देते हैं। लेकिन आप यकीन माने, अल्लाह की बारगाह में ना, जो गरीब इंसान है वो अमीरों से आगे खड़ा होगा। आप यहाँ दुनिया में मस्जिद में देखिए, जब जमात शुरू होती है, जब नमाज़ें शुरू की जाती हैं, तो वहाँ पर अल्लाह के घर में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं कि अमीर कौन है, गरीब कौन है। मस्जिद के एक ही सफ़ में बादशाह भी खड़ा होता है और उसका नौकर भी खड़ा होता है। तो ये अल्लाह का इंसाफ देखिए, यहाँ पे अल्लाह ने किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाया। तो कल क़यामत के दिन जो गरीब होंगे ना, वो अमीरों से आगे होंगे और उनके हिसाब किताब में आसानी होगी। यहाँ पर दुनिया में उनको बहुत हक़ारत की नज़र से देखा जाता है, लेकिन अल्लाह की नज़रों में वो अमीरों से आगे होंगे, क्योंकि उनके पास बेहिसाब चीज़ें नहीं होती हैं और उनको उस चीज़ का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, वो उससे बरी हो जाएंगे। लेकिन जो दुनिया में जितना अमीर होगा ना, उसको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें और उसको उतनी ही ज़्यादा आजमाइशें आएंगी, और क़यामत के दिन उतना ही ज़्यादा उसको हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि आप नेक बंदे बन के रहें दुनिया में। आपको जो भी अल्लाह ने दिया है ना, सुबह शाम हर वक्त उसका शुक्र अदा करिए और उसका ज़िक्र करिए और उससे दिल लगा लीजिए। जब आप उससे दिल लगा लेंगे ना, तो यकीन माने आपको दुनिया में कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी होगा।
तो चले जी, अब आ गए अपने गार्डन में और बहुत अमेजिंग रहा आज का एक्सपीरियंस और बहुत खुशी हुई। हम तो आए थे सिर्फ आपको यहाँ पर एक खीरा दिखाने, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ने यहाँ पर कई खीरे हमारे लिए तैयार रखे हुए। तो ये पहला खीरा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो छत पे जितने भी खीरे की बेल बिखरी हुई है ना, वो खूबसूरत तो लगी रही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत खुशनुमा माहौल है छत का और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया। तो इस सीज़न का ये पहला खीरा है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत ये था ना कि मतलब ग्रीन लाइट कलर में था ये और बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। तो तकरीबन 4 से 5 दिन पहले हमने जो है देखा था। वैसे मोस्टली जो है हमारे गार्डन में जब भी कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल्स निकलती है तो मेरी बेटी यानी कि अमानत की नज़र उस पर पड़ती है, लेकिन पहली बार मेरी नज़र इस खीरे पे पड़ी थी। तकरीबन 4 से 5 दिन पहले की बात है, छोटा था। तो अभी ये बड़ा हो गया लेकिन तोड़ने लायक नहीं है, तो 1-2 दिन के बाद इसको हम तोड़ेंगे। तो ये हमारा पहला खीरा था और मुझे नहीं पता था कि आगे बहुत सारी खुशी यहाँ पे छुपी हुई है। तो फ़िलहाल हमने इस उम्मीद से सर्च करना स्टार्ट किया कि मैं भी कहीं कोई छोटा सा और दिख जाए। तो जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है तो जाहिर है कि यहाँ पर अब खीरे भी निकलेंगे। तो इसको मैंने लगाया था जुलाई में, तो तकरीबन 1 महीना हो गया। तो यहाँ पर ये दूसरा खीरा निकल रहा था, तो इसको भी देख के बहुत खुशी हुई और सच में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हाँ यहाँ पे इतनी जल्दी खीरा मुझे मिल जाएगा। तो अगर जोड़ते हैं तो तकरीबन 40 दिन के अंदर मुझे यहाँ पे पहला दूसरा खीरा दिख गया था और फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी यहाँ पे खीरे के फ्लावर हैं पत्तियों से ढके हैं, तो बहुत आसानी से यहाँ पे इंशाल्लाह खीरा बन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तीसरा खीरा मुझे दिखा और ये हार्वेस्ट के लायक हो गया था। आप यकीन माने सिर्फ एक खीरा मैं यहाँ पर आपको दिखाने आई थी और मुझे नहीं पता था कि आज मुझे यहाँ पे इतनी खुशी मिलने वाली है। सच में बहुत ज़्यादा मैं खुश थी और बस मुझे अफसोस इस चीज़ का हो रहा था कि अमानत के साथ ये हार्वेस्टिंग होती तो बहुत अच्छा लगता। तो भी फ़िलहाल अमानत स्कूल गई हुई है, तो आज मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी हार्वेस्ट मुझे अपने टेरेस गार्डन से मिलने वाला है। मैं तो सिर्फ आपको एक खीरा दिखाने यहाँ पे आई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज यहाँ पे बहुत अमेजिंग मुझे दिखने वाला है। तो खैर एक एक डाले में उठा के देख रही थी और बस ऐसा ही फील हो रहा था कि हम गाँव के खेत में हैं और जैसे वहाँ पे बचपन में हम इस तरीके से डाल उठा उठा के ढूंढते थे, वही फीलिंग मुझे आ रही थी और सब कुछ जो है सारी यादें ताज़ा हो रही थी। तो खैर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और एक उम्मीद मेरे मन में जागती है कि शायद एक खीरा और मिल जाए। और यहाँ पर ये देखिए, जब इस तरफ हम मुड़े जिधर मैंने टमाटर लगाया है, तो यहाँ पर एक अल्हम्दुलिल्लाह और खीरा मुझे दिखा। तो बस ये 2-3 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। और इस रो में जब हम आगे बढ़ते गए ना, तो बहुत ज़्यादा मैं शॉक्ड हो गई। और ये देखिए आप, बस मेरे मुंह से ना ओ गॉड निकला, क्योंकि सीरियसली मैं एकदम से मतलब चौंक गई कि ये क्या। और इतने दिनों से मैं यहाँ पे आ रही हूँ छत पे और आपको भी लगातार दिखाती रहती हूँ, लेकिन मेरी नज़र इस खीरे पर एक बार भी नहीं पड़ी और ना ही अमानत की नज़र इस पे पड़ी। तो पहले मुझे अफसोस हुआ कि अफसोस नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पर, क्योंकि अल्लाह का जो फ़ैसला होता है ना बेहतरीन होता है और अल्लाह ने इसको जो है बचा के रखा था। तो इस बीच मेरी उंगली में चोट लगी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है उससे काम नहीं ले रही थी कि हाँ उसमें कोई चोट दोबारा लग जाए और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए। तो ये रीज़न था कि मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आज यहाँ पर इतना बड़ा मुझे खीरा मिला। आप यकीन माने, ये दिखने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन तकरीबन आई थिंक मुझे लग रहा है कि 300 से 400 ग्राम तक ये खीरा है। तो थोड़ा मोटा हो गया है और लेकिन सॉफ्ट रहेगा इंशाल्लाह खाने में, क्योंकि जो घर के ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं ना बहुत सॉफ्ट होती हैं। और उसके मिलने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ और मिल जाए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक खुशी आपको जब ज़िंदगी में मिलती है ना, तो फिर उसके पीछे कई खुशियाँ आती हैं बिन बुलाए। तो बस वही हो रहा था यहाँ पे, एक खीरे के चक्कर में मुझे कई खीरे यहाँ पे लगातार दिखने लगे और मिलने लगे। तो बस हम लगातार सर्च कर रहे थे और यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर भी मुझे एक खीरा मिला। अगेन वही खुशी हुई और ज़ुबान से कई बार अल्हम्दुलिल्लाह निकला और मैं सच में आज बेपनाह खुश हो गई। और आज मुझे इतना अमेजिंग लगा ना अपने टेरेस गार्डन पे, इसके पहले मुझे कभी इस तरह फील नहीं हुआ था। तो इसके पहले भी हमने खीरा यहाँ से लिया है, लेकिन
जो ये खीरे मुझे मिल रहे हैं ना, बहुत सॉफ्ट ये दिख रहे हैं, हालांकि थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन खाने में आप यकीन माने बहुत ज़्यादा ही इसमें जो है मतलब मुलायमत होती है। और आप जो बाहर से खीरा लाते हैं ना, इतना टाइट होता है ना कि बिल्कुल खाया नहीं जाता है, लेकिन अगर आप इसको एक हफ्ते घर के अंदर रखे रहेंगे ना, फिर भी ये सॉफ्ट ही रहेगा। तो मेरी कोशिश अभी भी जारी थी कि शायद और मिल जाए, लेकिन ये सब करते करते तकरीबन आधे घंटे बीत गए थे और झुके झुके मुझे थोड़ी थकान लगने लगी। और फिर मैंने सोचा कि चलते हैं, अगली बार अमानत के साथ सर्च करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम जो है अपना मौसम्बी भी तोड़ लेते हैं, हालांकि भी छोटा है। तो जो भी आप अपने टेरिस पे गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो जो भी आपको फ्रूट मिलते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बड़े मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर उसका साइज़ छोटा हो जाता है। वजह ये होती है कि उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला होता है, वो एकदम ऑर्गेनिक होती हैं, तो साइज़ छोटा हो या बड़ा हो टेस्टी होती हैं, खाने में बहुत स्वाद रहता है उसके अंदर। और ये ककड़ी, तो बहुत सारी ककड़ियाँ ना पीली होके गिर जा रही हैं। जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि ये खीरा जैसा लग रहा है, वो येलो होके गिर गया। और ये वाला बहुत प्यारा है, एकदम मस्क मिलन यानी खरबूजे जैसा ये लग रहा था, काफ़ी बड़ा हो गया है। और अभी देखते हैं कब ये बड़ा होता है। और सबके कलर में और सबके शेप में काफ़ी फ़र्क है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा है तो कोई बहुत ज़्यादा गोले शेप में। तो खैर अल्लाह की कुदरत है, और अल्लाह जिसे जो चाहे शेप दे सकता है, जिसे जो चाहे कलर दे सकता है, उसकी कुदरत का तो क्या ही कहना। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके घर में थोड़ी बहुत भी ज़मीन है ना, तो आप उसमें गार्डनिंग स्टार्ट करिए। और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो बिल्कुल मायूस ना हो, क्योंकि घर के सामने लॉन होता है, उसमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो छत तो हर किसी के सर पे होती है ना, किसी के पास बहुत बड़ी छत होती है, किसी के पास छोटी छत होती है। तो दिल नहीं छोटा करिए, अल्लाह ने जो आपको दिया है ना उसमें खुश रहें, और कोशिश करें कि 2-4 गमले आप ज़रूर रखें। गार्डनिंग करने में जो खुशी और जो सुकून है ना, वो मतलब कोई दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि उसकी भरपाई नहीं कर सकती है। तो आप जो है 1-2 गमले से स्टार्टिंग करिए, लेकिन गार्डनिंग ज़रूर करिए। तो यहाँ पर भिंडी का पेड़ काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बड़ा हो गया है, और यहाँ पर ना इसकी जो नीचे इस तरीके की छोटी छोटी पत्तियाँ या जो बड़े साइज़ की पत्तियाँ होती हैं, उनको निकालना ज़रूरी होता है, चाहे वो आपके मिर्ची का पेड़ हो या टमाटर का पेड़ हो या भिंडी का पेड़ हो। क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा नीचे से घनी हो जाती है ना, तो आपके ग्रो बैग या गमले की जो मिट्टी है ना, पत्तियों से छिप जाती है। तो फिर उन मिट्टियों में ना धूप लग पाता है, ना हवा लग पाती है, तो मतलब फंगस लगने का उसमें डर होता है। तो नीचे नीचे की इस तरह पत्तियाँ और जो भी डालें उनको निकालें, ताकि थोड़ा सा खाली खाली लगे और अच्छे से जो है हवा और उसमें जो है धूप लग सके। तो कुछ टाइम पहले जो मैंने मेहंदी की कटिंग लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कुछ में पत्तियां निकल गई हैं। तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि 10 से 15 कटिंग मैंने यहाँ लगाई थी। तो जो भी इंशाल्लाह यहाँ पे मेहंदी का पेड़ रेडी होगा ना, तो हम अपने कुछ ख़ास लोगों को देंगे, और इंशाल्लाह आगे भी हम देते रहेंगे, क्योंकि अभी जो बन पाएगा यानी जितने भी पेड़ रेडी होंगे वो हम दे देंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देंगे, क्योंकि बारिश में ही कटिंग लगती है और उसके बाद तो कटिंग नहीं लग पाती। तो खैर हम आ गए थे 4थे फ्लोर पे। तो यहाँ पर बहुत थोड़ी सी जगह है और इतनी ही सारे ग्रो बैग यहाँ पे रखे हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ से चौराई निकाल दी, और ये देखिए ये लौकी का फूल है। तो चौराई निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो ये काफ़ी पुरानी थी और यहाँ पे मुझे नई बीज डालनी थी, तो इनको निकालना ज़रूरी था। तो जितनी भी सब्जियाँ होती हैं ना, जब वो पुरानी हो जाती हैं, उनके पेड़ पौधों को निकालना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, मिट्टी के नीचे बहुत बुरी तरीके से दब जाती हैं, और बहुत मुश्किल होता है उनको निकालना, लेकिन निकालना भी ज़रूरी होता है। तो खैर यहाँ पर मैंने अनार भी तोड़ लिया था, क्योंकि वो भी छोटे साइज़ का है लेकिन पक चुका है। इसके पहले भी 1-2 मैंने हार्वेस्ट कर लिया था। तो पिछले 1-1.5 साल से मैंने जब से गार्डनिंग स्टार्ट किया है, आपने नोटिस किया होगा कि मैं घर के काम आपको बहुत कम दिखाती हूँ और ज़्यादातर मैं गार्डन के बारे में बताती हूँ। तो यकीन माने गार्डन में ना टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है, और ऐसा लगता है कि और टाइम मिल जाए। तो जब मैं सुबह के टाइम जाती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी टाइम वहाँ पे लग जाता है, फिर वहाँ से उतरने का मन नहीं करता है, और फिर इस तरीके से नीचे के जो काम होते हैं यानी घर के अंदर जो काम होते हैं ना, वो सब डिले हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं शाम के टाइम वहाँ जाऊँगी, क्योंकि शाम के टाइम जैसे मगरिब की अज़ान होती है ना, तो फिर उतरना पड़ता है।